देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी का आखिरकार ऐलान हो गया है। नई टीम में संगठनात्मक संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और युवा चेहरों को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। हालांकि जितनी चर्चा नई नियुक्तियों की है, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक गर्मी कांग्रेस के उस बयान पर हो रही है जिसके जरिए बीजेपी में अंदरूनी असंतोष और गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ओर बीजेपी जहां जमीनी कार्यकर्ताओं और युवाओं को मौका देने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे असंतोष और अस्थिरता के संकेत के रूप में पेश कर रही है। बहरहाल बीजेपी की नई कार्यकारिणी अब मैदान में है। उसकी असली परीक्षा कार्य क्षमता और समन्वय की होगी। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 13 प्रवक्ताओं को जगह दी गई है। पार्टी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। महिला मोर्चा की कमान अब विभा अवस्थी के हाथ में आ गई है। ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी अशोक साहू, तो वहीं युवा मोर्चा का अध्यक्ष राहुल टिकरिया को बनाया गया है। लेकिन किरण सिंह देव की नई टीम पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा की नई कार्यकारिणी से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसमें रवि भगत का नाम शामिल नहीं है। जो उसमें जो नाम छपे हैं, जो नाम आए, उसकी चर्चा नहीं है। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं मिला। कांग्रेस की तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि भूपेश बघेल और कांग्रेस अपनी चिंता करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो लोग कहते थे कि बिल नहीं दूंगा, वह अग्रिम जमानत के लिए घूम रहे हैं। बीजेपी में सभी लोगों को महत्व मिलता है। यह कांग्रेस नहीं है कि केवल गांधी परिवार की सेवा करने वालों को ही मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को समझने की ताकत न तो भूपेश बघेल में है, न कांग्रेस के अंदर में है कि वास्तव में बीजेपी क्या है, बीजेपी की संगठन कैसा चलता है, संगठन आधारित पार्टी है, कैसे इतनी बड़ा नेटवर्क आज देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये इनके बूते की बात नहीं है कि बीजेपी के संगठन को समझे। बहरहाल नई कार्यकारिणी के ऐलान के साथ बीजेपी की नई टीम मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन नई टीम के ऐलान के बाद उठी राजनीतिक सरगर्मी और आरोप प्रत्यारोप ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई कार्यकारिणी बीजेपी संगठन को मजबूत करने में कितनी कारगर साबित हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बीजेपी कार्यकारिणी पर सियासी सवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ तौकीर रजा साहब, बीजेपी प्रवक्ता और नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। वही डॉक्टर अजय साहू, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और पीसी रज्जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पीसी रज्जी आपसे समझना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कार्यकारिणी आज घोषित हुई है उसके, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसे राजनीतिक संतुलन और नए उत्साह का मेल कह रही है, आप कितना समझ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाई है इस पूरे कार्यकारिणी को बैलेंस करने में? देखिए राघव जी, ये जो कार्यकारिणी के सदस्यों की जो घोषणा की गई है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष द्वारा जी, वो वैसे तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। वो किसे बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, वो उनकी सोच के हिसाब से है। लेकिन जो जन चर्चा है वो इस तरह से है कि जो भी सरकार के खिलाफ संगठन के लोग या पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग मोर्चों पे खड़े रहे या बयान देते रहे, सरकार के परफॉर्मेंस का एक तरह से जो मूल्यांकन करते रहे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो पहले रहे सदस्य लेकिन किसी निगम मोर्चे में, निगम मंडल में जिनको एडजस्ट कर लिया गया, जो पदाधिकारी बन गए, सदस्य बन गए, उनको तो हटाना था ही, लेकिन जिन लोगों को ऐसा कुछ नहीं किया गया है उनको भी इसी नाम से हटा दिया गया कि उन्होंने कहीं विधानसभा में तो कहीं पत्रकार वार्ता में या कहीं ना कहीं पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए थे। ऐसे लोगों को हटा दिया गया। ये जन चर्चा है। अब पार्टी का अपना आकलन होता है किसको प्राथमिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन यह है कि कुछ लोगों का डिमोशन भी कर दिया गया है, जैसे पहले बड़े जिम्मेदारी पे थे, अब उनको जिम्मेदारी कम कर दी गई है। उसी तरह से जिनको पहले प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी, अजय चंद्राकर जी, उनका नाम नहीं है पूरे लिस्ट में कहीं पर, जबकि वो वरिष्ठ नेता हैं और एक तरह से लगातार विधानसभा में सक्रिय रहे हैं।
हैं वो सवाल खड़े करते रहे हैं। तो ये मोटा मोटी ये लोगों के बीच में चर्चा है, लेकिन ये कुल मिला के पार्टी का आंतरिक मामला है। वो किसे बनाती है, किसे नहीं बनाती है, किसे वर्तमान अध्यक्ष के साथ कंफर्टेबल महसूस करके उन्होंने चुना होगा, तो ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस परफॉर्मेंस का फायदा क्या होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, चलिए तौकीर रजा साहब आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने पीसी रजी से समझ लिया कि आखिर वो अपने चश्मे से इस पूरे आपके कार्यकारिणी को कैसे देख रहे हैं। पुराने चेहरों को, वरिष्ठ चेहरों को, जिनके पास अनुभव था, उनको आपने दरकिनार कर दिया। पीसी रजी ने भी यही बात कही। हालांकि आपका यह नीतिगत फैसला हो सकता है, पार्टी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन नए चेहरों पर भरोसा और पुराने चेहरों को दरकिनार कर देना। हालांकि बीजेपी एडजस्टमेंट में अपने आप को काफी अच्छा परफॉर्म कराती है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, या कितना विश्वास करती है नए चेहरों पर, आगामी कार्यकारिणी पर? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, ऐसा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसी के तहत हम कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सिस्टम जो है बहुत ही केडर बेस्ड पार्टी होने के कारण सिस्टम से चलती है और हम लोग नए लोगों को बिल्कुल मौका देते रहते हैं। जो कार्य किया, जो सेवा किया, पार्टी के लिए समर्पित रहा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो परंपरा हमारी चले आ रही है, उसी के तहत ही हम काम करते हैं। हम किसी परिवारवाद या चाटुकारिता करने वाले या दरबारियों की तरह कार्य करने वाली ये पार्टी नहीं है। काम बताया मैंने कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ही श्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ाती है। और इसी कारण से नए युवा, लगभग हमने 99% लोगों को बदल दिया है। ये बताता है कि 99% लोगों को जब हम उसमें जो पूर्व में शासन में थे, पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको भी हमने इस नई टीम में मौका दिया है। तो ऐसा नहीं है, तो नया और पुराना मिला के समावेश करके एक नई टीम बनाई गई है माननीय किरण देव जी के नेतृत्व में। और ये टीम जब एक काम करेगी तो ये भी आपके सामने दिख जाएगा, डर किसको लग रहा है ये, और यह पेट में दर्द किसको हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। भूपेश बघेल जी आज इस प्रकार से विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, तो वो समझ में आता है कि दर्द उन्हीं को हो रहा है, या उनके पेट में दर्द है, या उनको दर्द है। वो तो खुद ऐसा है कि जो बोलते थे कि मेरे को बेल नहीं लेना है और अग्रिम जमानत करने के लिए, अग्रिम बेल लेने के लिए चले गए। तो ये दिखाता है कि वो उनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमारी कथनी भी वही है और करनी भी वही है। हम जो बोलते हैं उसे करते हैं। और बिल्कुल आने वाले समय में चुनाव के लिए जैसे प्रकार से हम पहले से 5 साल पहले तैयारी से शुरू कर देते हैं, हम उसकी ये तैयारी की एक जो है शुरू कर दिए हैं। और आने वाले में भी समझ में भी आ जाएगा कि किस प्रकार से हम काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, और किस प्रकार से हमारे जो ये नई युवा टीम, जोश से भरी हुई टीम है, ये जब मैदान में उतरेगी तो ये भी आपको दिखा देगी किस प्रकार से पहले भी हम चुनाव जीते हैं और इस बार भी आने वाले समय में हम चुनाव जीतेंगे। जोश के साथ अनुभव की भी बड़ी आवश्यकता होती है। हालांकि आपको संगठन की ज्यादा समझ होगी, लेकिन पीसी रथ जी ने भी इशारे में कहा, और कांग्रेस भी यही बात कह रही है। कांग्रेस लगातार, भूपेश बघेल भी रवि भगत का नाम ले रहे हैं। क्या रवि भगत बीजेपी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे थे क्या? देखिए, रवि भगत का मुद्दा अलग है। रवि भगत जी को भी मौका दिया, अध्यक्ष बने थे। और हमारे यहाँ तो परिवर्तन, हमारे यहाँ बिल्कुल एक नियम है कि हम परिवर्तित करते रहते हैं। तो पिछली बार भी जो अमित शाह जी को परिवर्तित करके रवि भगत जी को लाया गया था, अब रवि भगत जी को बदल के जो है अभी हम ये राहुल टिकरिया जी को लाए हैं। तो ये हमारा युवा से प्रवक्ता रहे हैं, मेरे साथी प्रवक्ता है राहुल टिकरिया जी, और बहुत अच्छे और सरल सहज व्यक्ति हैं और ग्राउंड से जुड़े व्यक्ति हैं। तो ये बताता है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमने भी उस प्रकार से उनको लिया है। और आप बता रहे कि सिर्फ युवा नहीं, सिर्फ युवा के साथ साथ पुराने अनुभवी हमारे साथ टीम में है। चाहे बोली तो अमित शाह जी हमारे साथ अभी मंत्री हैं, महामंत्री के रूप में अपना जो है यशवंत जैन जी हैं, नवीन मार्कंडे जी हैं, अमितेश सोनी जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। अमितेश सोनी जी नीचे से ओबीसी वर्ग से आते हैं, नवीन मार्कंडे जी एससी वर्ग से आते हैं, वो भी पहले वो पूर्व में विधायक भी रहे और जो है बीपी में भी रहे हैं। तो यशवंत जैन जी बहुत नीचे से है। तो ये सब नीचे से आए हुए लोग हैं और तजुर्बेकार लोग हैं। और ऐसा नहीं कि पुराने और नए में समावेश नहीं, पुराने के साथ ही ना है टीम। आप उनको यह है कि टीम नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं काम करते हुए आ रहे हैं। उनके पास सबका बहुत लंबा तजुर्बा है अपने राजनीति क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में काम करने का, और संगठन के भी काम करने का बड़ा लंबा तजुर्बा है। इसके कारण से वो काम करेंगे और आने वाले समय में दिखेगा किस प्रकार से हमारी टीम काम करती है। बस ये है कि इनको, ये हमारा आंतरिक मामला, इनको दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन दर्द हो रहा है तो इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते। चलिए पूछ लेते हैं ना अजय साहू जी से। अजय साहू जी, क्यों दर्द हो रहा है कांग्रेस के पेट में? इनका ये नीतिगत मामला, व्यक्तिगत फैसला है। ये कह रहे हैं कि अनुभव भी है, नया जोश भी है, एक अलग उमंग के साथ नई कार्यकारिणी है, अच्छा काम करेगी, फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? और कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है? अजय साहू जी। देखिए राघवेंद्र जी, नजरअंदाज करने का बहुत शौक है तुम्हें, थोड़ा सब्र रखो, यही शौक तुम्हें तोहफे में देंगे। ये 2 लाइन शायरी की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
नरेश चंद गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखी है। ये जो 2 लाइन शायरी की है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो केवल कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ये कहना, भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने नेताओं के पेट के दर्द का इलाज करना चाहिए। ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप युवा को बनाएं, बुजुर्ग को बनाएं, रिटायर करें, जो करना चाहे आप करें, लेकिन इस पूरे सूची जो है, इस पूरी सूची को देखने के बाद एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरह से तानाशाही रवैया जो चल रहा है उसका ये सूची जो है वो पर्दाफाश करती है। अजय चंद्राकर जी का आप सम्मान करते हो कि वो बहुत सारे सदस्य, हजारों की संख्या में वो सदस्य बनाते हैं, लेकिन उस सम्मान से वो नाखुश होते हैं और अपनी नाराजगी दिखाते हैं। विधानसभा के अंदर सरकार को लेकर के सरकार को बेनकाब करने का काम करते हैं तो आप उनको मुख्य प्रवक्ता के पद से हटा देते हो। शिवरतन शर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो उपाध्यक्ष के पद पर होते हैं, आप उनको पद से हटा देते हो। रवि भगत जी जो है वो डीएमएफ घोटाले की बात करते हैं, ओपी चौधरी के कारगुजारियों को खोलने का काम करते हैं तो आप उनको पद से हटा देते हो। कुल मिलाकर के ये है कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, अजय साहू जी आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, हम उसको दर्शकों को बता लें, फिर डिबेट पे वापस हम लौटते हैं। देखिए एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो आपको सुनाते हैं। संयोग भी है, जब आप हर घर तिरंगा का अभियान से जब हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके किए गए कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार भी विरासत से विकास की ओर जब बढ़ रही है तो विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की है। लेकिन आज का अवसर तो घर घर तिरंगे का, हमारी विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोवेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपनी द्वारा जो वो बात रख रहे हैं तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी कर रहे हैं स्वदेशी के लिए, देश को आह्वान कर रहे हैं भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा, उनको सत्ताएं खो करके अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में यहाँ राज्य किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे
लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, कोई चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कोई देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इन पे प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र दो। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा, चौकीदार चौकीदार करके जो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी और चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए थे। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो माहौल बना रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बाछें खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जब राहुल गांधी इस टाइप की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बंटती है। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगते दिखाई देते। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने अपनी बात कही। चलिए वापस डिबेट में चलते हैं। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका मैं परिचय करा देता हूं। पीसी रज्जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इसके साथ ही अजय साहू कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बीजेपी नेता तौकीर रजा। अजय साहू जी, आप अपनी बात कर रहे थे, वो पूरी कर ले, उसके बाद तौकीर रजा जी आपके पास आते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोलने का साहस दिखाएगा तो उसके साथ यही किया जाएगा जो रवि भगत के साथ हुआ है, जो अजय चंद्राकर के साथ हुआ है, जो शिवरतन शर्मा के साथ हुआ है। और जो बात अभी नरेश चंद्र गुप्ता ने कही है, ये तो शुरुआत है, आप आगे देखिएगा कि क्या होता है। इनकी जो कार्यकारिणी है, इसमें सिख समाज से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, अग्रवाल कोई नहीं है, निषाद कोई नहीं है, बंगाली और उत्कल समाज के लोगों को पूरी तरह से दरकिनार रखा गया है। एक व्यक्ति एक पद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपने 2 सांसदों को सूची में स्थान देने का काम करती है। तो तौकीर जी जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी होती है वही करनी होती है, तो ऐसा कतई नहीं है। इस सूची में ही वो चीज दिख रही है कि ये मुख्य प्रवक्ता जो है एक सांसद को बनाते हैं, संतोष पांडे जी को। क्या वो टीवी डिबेट में आएंगे बात करने के लिए? क्या वो चैनल में बैठेंगे? तौकीर रजा जी इतने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन उस सूची में जो प्रवक्ताओं का जो नाम है उनमें उनका नाम नहीं है। और जो नाम है वो ऐसे ऐसे नाम है राघवेंद्र जी जिनको कभी हमने सुना ही नहीं है। तो जो लोग मजबूती से पार्टी, लेकिन तौकीर रजा साहब को इस बात से कोई में भारतीय जनता पार्टी कोई मलाल नहीं है अजय जी, इस बात से मुझे नहीं लग रहा है कोई मलाल है। मुस्कुरा रहे हैं तौकीर रजा साहब, किया गया है। अजय साहू जी, इस बात से उनको कोई मलाल नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं राघवेंद्र जी। कोषाध्यक्ष 1.5 साल, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। बड़ा दिल है तौकीर रजा जी का, बड़ा दिल है, बड़ा दिल है तौकीर रजा जी का, बड़ा दिल है भाई। मैं उनके बड़े बड़प्पन का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन चूंकि हम लोग एक साथ बैठ करके टीवी में डिबेट्स करते हैं तो एक दूसरे के साथ अगर अन्याय होगा तो कहना पड़ता है राघवेंद्र जी। मैं आगे बढ़ते हुए ये बताना चाहूंगा, 1.5 साल में इन्होंने नंदनलाल जैन की जो वसूली अभियान था उससे परेशान होकर के इन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को बदलने का काम किया है। इसी तरीके से इतनी खामियां इस सूची में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर यह बात लागू होती है कि आप अगर पार्टी के खिलाफ बोलने का साहस दिखाओगे और सरकार के खिलाफ बोलने का साहस दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी वही होगा जो रवि भगत लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को कभी शर्मा के साथ हुआ है, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को कभी गमला फोड़ते और शीशा तोड़ते हुए नहीं देखा गया है। अजय साहू जी, आपके पास लौटता हूं। तौकीर रजा साहब, मुझे पता है आपके पास उनके शायरी के बाद आपके पास भी कोई शेर होगा जवाब में, जल्दी से जवाब दे लीजिए जी। गाड़ियां जली है, आता हूं आपके पास। मोदी जी को टेबल के नीचे छुपना था, आता हूं आपके पास। तौकीर रजा साहब, आता हूं अजय साहू जी से बाहर आइए, लौटते हैं आपके पास। तौकीर रजा साहब, आपको जवाब पड़ गया था, गाड़ियां जली थी। ऐसा है ऐसा है साहब, गुलशनी अगर सजाना हो, बहुत पुराना शेर आपको भी पता होगा, अजय भाई को बिल्कुल उसका जवाब से शुरुआत कर देता हूं। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना, हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती।
ये वफादारों की पार्टी है साहब, और वफादारी इसके जो है वफादारी इनके हमारे जो है कहीं ना कहीं अच्छी जगहों में जो उनको नवाजा जाता है, और ये दिखा दिया हमारी पार्टी ने। आपकी पार्टी की गुटबाजी की बात करूं तो साहब ऐसी कहां से लाएंगे आप? कौन कौन सी चीज को बताऊं? नरसिम्हा राव की तो डेड बॉडी को तो अपने कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया गया था, राष्ट्रीय कार्यालय में, ये सब जानते हैं। और आपके सीताराम केसरी को कैसा उठा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हटाया नहीं गया था, उठा के सीधा कार्यालय से बाहर फेंक दिया गया था। पहले तो बाथरूम में बंद कर दिया गया, जब वो शोर करने लगे तो 4 लोग आए, उठा के रोड में बाहर फेंक दिए। ये कैसी पार्टी है, कैसी गुटबाजी है? और आप क्या ये सब जानते हैं कि टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी के साथ जब कैसा रहा और उन्होंने कैसा बर्ताव किया 2.5 साल के साथ, कैसा धोखा दिया, और कैसी गुटबाजी अलग होते रही। चरणदास मान की गुटबाजी अलग दिखती है, बैच की अलग दिखती है। तो उसके साथ साथ अभी आपके मैं बताऊंगा कि अनिल शुक्ला जी जो रायगढ़ के जिला अध्यक्ष है, क्या कहा था कि हर नेता की अपनी टीम है। गुटबाजी सार्वजनिक कर दी थी इन्होंने। 36 प्रकार के 36 जिलों में 36 गुटबाजियां ठहरी हुई हैं। हमारे कोई गुटबाजी नहीं भाई साहब। अगर अजय चंद्राकर जी को कोई बड़ा पद दिया गया है तो अगर उनको हटाया गया तो कोई ना कोई उनको पद दिया जाएगा, कहीं ना कहीं नवाजा जाएगा, हमारे वरिष्ठ है वो। ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात, देखिए जो मुख्य प्रवक्ता है उसको भाई हमारे तो पहले उस पर ही मैं आपसे जवाब लेने वाला था। असंतोष पर जवाब दे दीजिए। मैंने शुरू में ही कहा था तौकीर रजा साहब एडजस्टमेंट बढ़िया करती है भारतीय जनता पार्टी। असंतोष वाले बयान पर जरा जवाब दे दीजिए और अपने पर भी दे दिए। आप संतुष्ट हैं? आप खुश हैं? आपकी चिंता कर रहे थे अजय साहब? मैं आपके सामने, मैं तो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट। ये पार्टी ऐसी हमारी, हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है। लेकिन अजय साहू जी कह रहे थे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ऐसा कह रहे थे अजय साहू जी कि आप बाहर भले मुस्कुरा रहे हो, अंदर एक पीड़ा होगी। नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूं 32 वर्षों से साहब, और 32 वर्षों से बिल्कुल अपने जो है काम कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत नवाजा है, बड़े पदों में नवाजा, आयोग में बड़ा सदस्य दिया, समय जरा सा दायित्व। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्टी काम कर रही है, पार्टी गुटबाजी नहीं पसंद करती। आपसे आखिरी कमेंट होगा, लेकिन उससे पहले अजय साहू जी आपसे समझ लेते हैं। ये तो कह रहे हैं चलो सब भैया सब कुछ संतुष्ट है, सब खुश हैं, लेकिन मैं चाहता था कि कांग्रेस पार्टी को भी मैं बधाई दूं, लेकिन आप बधाई देने का मौका नहीं दे रहे अजय साहू जी। इन्होंने नई टीम बना ली, सरकार बना ली, संगठन भी ये कह रहे हैं कि सुचारू रूप से चल रहा है। आप ना नई टीम बना पा रहे हैं, ना सरकार बना पा रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है अजय साहू जी? नहीं, हमारी तो टीम बनी हुई है राघवेंद्र जी, आपको इसमें अनुसंधान करना चाहिए। अच्छा। दीपक बैज जी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आई है और पूरी टीम बनी हुई है। वो नई टीम जो है सरकार वाले पे जवाब दे दीजिए। बल्कि ये हुआ है कि हमारे जो कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लेकर के गए थे, उनको कहीं ये लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। चुनाव में उनका उपयोग कर लिया हमारे नेताओं का, और उपयोग करने के बाद फेंक दिया। ना चंद्रशेखर शुक्ला को पद दिया, ना डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर को पद दिया, ना चुन्नीलाल साहू को पद दिया। ऐसे कई सैकड़ों नाम हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे और इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे। अब जब 32 साल से जब तौकीर रजा जी के हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो मैं तो चिंतित हूं। मेरे वो जो कांग्रेस के जो साथी गए हैं उनका क्या होगा? तौकीर भाई का तो बड़ा दिल है, तो बोल रहे हैं। अजय भाई थोड़ा जानकारी कर लीजिए। मेरे को कई विभिन्न दायित्वों में मैं रहा हूं भाई। मैं आपका अच्छा मित्र हूं, वही बहुत है। मैं चाहता था वही बहुत मित्र है, बिल्कुल आप मित्र हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत बोलिए भाई। और जो बहुत सारे मेरे साथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी, ये तो कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, काम करता रहूंगा। पार्टी का पक्ष रखते प्रवीण साहू है, कुछ नहीं होता। प्रवीण साहू की बात कर लीजिए, सीए है, बहुत अच्छा लड़का है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है अजय साहू जी। पीसी रथ जी आपसे आखिरी 2 सवाल है और इन 2 सवालों पर मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण जवाब दें। पहला सवाल यह कि क्या सच में इस नए कार्यकारिणी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष की ऐसी कोई छवि देखने को मिलेगी? आंतरिक कलह की बात क्या सामने आएगी? और दूसरा सवाल यह कि कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला इस नए कार्यकारिणी के लिए आगे छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है उस तरह से, ना तो पंचायत चुनाव, ना नगरीय निकाय चुनाव, ना ही विधानसभा या लोकसभा, कोई भी चुनाव नहीं है। इस कारण से इस कार्यकारिणी को अभी संगठन को मजबूत करने के लिए काफी समय मिल रहा है। और जैसा कि तौकीर रजा कह रहे थे, भाजपा निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है और एक लंबे समय से वो अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस तरह से करती है, तो 3-4 साल उसको तैयारियों करने में लगते हैं और उस तरह से वो बहुत सुगठित तरीके से अपने मोहरे रखती है। तो
तो इसमें जिस तरह से उन्होंने कुछ एक तरह से जो नाराज लोग थे उनको उन्होंने दरकिनार किया है और सत्ता से नाराज लोगों को दरकिनार किया है और संगठन में जो सिपाही के रूप में जो काम करते रहे उन लोगों को प्राथमिकता दी है। तो इससे निश्चित रूप से जो युवा खून सामने आएगा, तो युवा खून के सामने आने से काम बढ़ना तो चाहिए जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि अनुभव कम होने के कारण क्या इसका कोई नकारात्मक असर पड़ता है आगे के कामकाज में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ विद्रोह वाली बात जो है वो भाजपा में ज्यादा देखी नहीं जाती है। नॉर्मली लोग कुछ समय नाराज रह के फिर अपना काम में लग जाते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस में रिएक्शन होता है और लोग बहुत ही विक्षुब्ध होकर के बयानबाजी करते हैं, वैसा भाजपा में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि शायद वैसी होगा और इसी चूंकि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जिले के नगरीय निकायों में ज्यादातर भाजपा की ही सरकार है, तो ट्रिपल इंजन का उसको फायदा मिलेगा और अपने संगठन को शायद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ठीक से चला पाएंगे। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यही स्थिति लग रही है उसमें। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर आजाद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पीसी रथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।